वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग ठाकुर जी कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करते हैं, उस संबंध में कुछ चर्चा हुई है। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 2 मार्च सन 1948 की बात है। प्रातःकाल से श्री ठाकुर आम के पेड़ की छाया में चादर ओढ़े पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। केष्टोदा भट्टाचार्य, सुशीलदा बसु, क्षितीशदा दास प्रमुख और कालीदासी माँ तथा एक अन्य 2 माताएं पास में हैं। उसी समय समाचार पत्र आनंद बाजार पत्रिका आया। सुशीलदा ने समाचार पत्र पढ़कर सुनाया। कुछ समय बाद एक साधु आए और श्री ठाकुर से बोले, मैंने बहुत दवाइयाँ की पर मेरा अर्श बवासीर ठीक नहीं हुआ। आपको तो होम्योपैथी की जानकारी है। यदि आप दया करके कोई दवा बता दें तो मैं उसे लेकर देखूं। श्री ठाकुर जी बोले कि रवि डॉक्टर को दिखाने से अच्छा होगा। साधु जी बोले कि बड़े डॉक्टरों को मैंने बहुत दिखाया है, आप ही कोई एक दवा बता दीजिए। श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो बता नहीं सकता, देने वाला ईश्वर यदि दया करके दे तभी होगा। साधु जी बोले, आपके मुख से निकलने पर ही काम हो जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले कि रोज पिसा हुआ तिल खाना अच्छा है और घरेलू नुस्खे के रूप में सुना है कि इन 2-1 दवाओं से अच्छा लाभ होता है। पहला है जंगली हरण हरितकी, नाग केसर के फूल के पराग, दुर्वा की जड़ और पीपला मूल। इन्हें समान भाग में लेकर आंवले के पानी में पीस लें, फिर बेर की गुठली के बराबर छोटी छोटी गोलियां बनाकर सुखा लें। इन गोलियों को छाछ मट्ठे के साथ दिन में 2 बार लेने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के अर्श बवासीर ठीक हो जाती है। दूसरा, 1 रत्ती अफीम, 4 रत्ती कपूर और 8 रत्ती साजी माटी को एक साथ गाय के घी में मिलाकर लेप करने से अर्श का दर्द दूर होता है और मस्से सूख जाते हैं। 3 मार्च सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर दोपहर में आम तला यानी आम के नीचे चौकी पर बैठे हैं। केशोदा भट्टाचार्य समेत कई लोग उपस्थित हैं। उसी समय NC चटर्जी आए। 3 बेंचों को एक साथ मिलाकर उस पर एक दरी बिछाई गई और श्रीयुत चट्टोपाध्याय को बैठने के लिए कहा गया। उन्होंने प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने उनसे कहा, यदि आप लोगों का भला करना चाहते हैं और वह प्रयास वेल मैनिपुलेटेड, सुव्यवस्थित न हो तो उससे नुकसान भी हो सकता है। लोगों में समझ की बहुत कमी है। जब तक प्रजनन शुद्धि, आनुवांशिक शुद्धता नहीं होगी तब तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा सकेगा। मनु संहिता में कहा गया है, यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्ण दूषकाः राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रम क्षिप्रमेव विनश्यति। अर्थात जहाँ वर्ण संकर पैदा होते हैं वह राष्ट्र अपने नागरिकों सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि देश में प्रतिलोम विवाह यानी उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष को बढ़ावा मिलता है तो जनता के साथ राष्ट्र का यह विनाश अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए प्रतिलोम विवाह को रोकना आवश्यक है। साथ ही सवर्ण और अनुलोम असवर्ण विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री शास्त्रोक्त विधि से हो, इस ओर ध्यान देना होगा। इसी के माध्यम से श्रेष्ठ मनुष्य की कल्चर, कृष्ण संस्कृति विकसित होगी। आज के समय में अच्छे इंसानों की आमदनी कम हो गई है। आप एक बड़े व्यक्ति हैं और वर्तमान इन्वायरमेंट परिवेश में यह भी दोष का कारण बन सकता है। श्रेष्ठ के प्रति एक वितृष्णा, एवर्जन पैदा कर दी गई है। उन्हें छोटा करके दिखाया गया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें इग्नोर्ड, अवहेलना किया जा रहा है। इसीलिए आज लोगों में वास्तव में बड़ा बनने का उत्साह कम होता जा रहा है। कारण यह है कि यदि बड़ा होना लोगों की अश्रद्धा और ईर्ष्या का कारण बने तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता। पहले शिक्षण कार्य में पैसा न होने पर भी सम्मान था, इसलिए गरीबी को स्वीकार करके भी कई लोग शिक्षण कार्य से जुड़ते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि छात्रों को नकल करने से रोकने पर शिक्षकों को अपमानित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे छात्रों का भला कैसे करेंगे?
आज एफिशिएंसी दक्षता प्राप्त करने की साधना कम हो गई है और दूसरों को दबाकर बड़ा बनने की बुद्धि प्रबल हो गई है। ये शुभ लक्षण नहीं है। इन सबका प्रतिकार करने के लिए ऐसे उपाय करने होंगे जिससे शुभ संस्कारों वाले लोग अधिक जनसंख्या में जन्म लें। उसके बाद शिक्षा और दीक्षा तो चाहिए ही। श्री चट्टोपाध्याय बोले कि स्वराज के बारे में आपकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोग इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का मतलब बिल्कुल उल्टा समझते हैं। श्री ठाकुर जी बोले इंडिपेंडेंस अनधीनता शब्द सोने के पीतल के घुंघरू जैसा है। मनुष्य का लाइफ एंड ग्रोथ जीवन और वृद्धि दूसरों पर डिपेंड यानी निर्भर करता है। इसलिए इंटरडिपेंडेंस परस्पर निर्भरता को छोड़कर मैं इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता जैसा कुछ नहीं समझता। बातें चल रही थी तभी छोड़दा आए। बीमारी के बाद उनका शरीर बहुत दुबला हो गया था। श्री ठाकुर कुछ देर तक स्नेह और करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे। बाद में विस्तार से कई प्रश्न पूछकर उनका हालचाल जाना। श्री ठाकुर जी ने कहा, अभी बहुत सावधानी से रहना। इसके थोड़ी देर बाद ही प्यारीलाल गोपाल बाग से गाड़ी में बैठकर श्री ठाकुर के पास आए। प्यारीलाल को देखते ही श्री ठाकुर ने उल्लास के साथ कहा, तू आ गया। प्यारीलाल ने बहुत कष्ट सहते हुए आकर प्रणाम किया। श्री ठाकुर की आंखों और चेहरे पर ममता की व्याकुलता थी। प्यारीलाल की दृष्टि में आनंद और उज्ज्वल कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी। प्यारीलाल की वर्तमान शारीरिक अवस्था के बारे में श्री ठाकुर एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहे। प्यारीलाल उत्तर देने लगे। बातों के दौरान उन्होंने कहा, कानों से सुनाई नहीं देता, क्या कान चला जाएगा, बहरा हो जाऊंगा क्या? श्री ठाकुर जी बोले, तेरी इतनी वाइटल अर्ज एंड एनर्जी, प्राण शक्ति और उत्साह है, इसीलिए तू ठीक है। तेरे जैसा स्ट्रांग ब्रेन, सबल मस्तिष्क कितने लोगों के पास है। सीधी बात है, तू कान खोएगा कैसे? इस अवस्था में भी तूने नाम किया है। दवाइयाँ ठीक करवा कर काली के साथ राम कनाली भेज दी थी। तेरे जैसा कितने लोग कर सकते हैं। परम पिता की दया से ही तू स्वस्थ हुआ और तेरा कितना काम अधूरा पड़ा है। जल्दी उठ खड़ा हो। श्री ठाकुर की प्राणों को झकझोर देने वाली बातें सुनते सुनते प्यारीलाल देखते ही देखते जैसे ऊर्जा से भर उठे। उनका चेहरा बदल गया। श्री ठाकुर ने पूछा, चिंतामणि चतुर्मुख एक औषधि है, जिसे लेने से कैसा रहेगा? प्यारीलाल बोले, अच्छा ही होगा लगता है। प्यारीलाल ने केष्टोदा से कहा, मेरी बहुत अवनति हुई है, वरना ठाकुर की बात कभी भूलने जैसी है। बीच में जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, सब जैसे खाली हो गया था। श्री ठाकुर विस्मय से बोले, क्या बोल रहा है? बाद में सुनना। तूने क्या असंभव काम किया है? और भी ठीक हो जा तब सुनना। प्यारीलाल बोले, आपका सिरदर्द कैसा है? श्री ठाकुर जी बोले, है, तू ठीक हो जा। प्यारीलाल बोले, मेरे ठीक होने से तो आपका सिरदर्द कम नहीं होगा। श्री ठाकुर जी बोले, तू ठीक हो जाएगा तो मुझे अच्छी तरह देख पाएगा। काजल भाई सामने जीप गाड़ी में बैठे हिल डुल रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा, काजल, वहां से उतरना ही अच्छा है। अचानक किसी चीज से चोट लग गई तो? काजल भाई तुरंत नीचे उतर आए। इसके बाद श्री ठाकुर ने पुस्तक मंगवाकर चिंतामणि चतुर्मुख के गुणों को देखना शुरू किया। उसके बारे में पढ़कर श्री ठाकुर उस औषधि को अपनी मंजूरी नहीं दे सके। तब उन्होंने वीरेंद्र भट्टाचार्य से कहा, बात चिंतामणि कैसा होता है? देखिए तो मुझे भी दिखाना। वीरेंद्र बोले, आप जो मुख से कहेंगे वही होगा। श्री ठाकुर बोले, किसी भी विषय में इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान, खोज करते समय खुले मन से करना चाहिए। पहले से ही उसके पक्ष या विपक्ष में मन में कोई संस्कार जनित धारणा या झुकाव पाल रखने से विषय के बारे में वास्तविक बोध या अनुभूति ठीक से नहीं होती। उसमें धोखा हो सकता है। वह आदत अच्छी नहीं है। जब मैं किसी विषय में आपको स्टडी, अध्ययन करने को कहता हूँ, तब जैसे अध्ययन किया जाना चाहिए वैसे ही करना और लोगों के साथ व्यवहार में जुडिशियल फ्रेम ऑफ माइंड, विचारशील दृष्टिकोण लेकर चलना। दूसरों की बात सुनकर किसी को भी अच्छा या बुरा मत मान लेना। निष्पक्ष दृष्टि, रंगहीन दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से सब देख परख कर उसकी स्थिति और परिस्थितियों को समग्र रूप से सहानुभूति के साथ विचार करने के बाद ही उसके बारे में कोई निर्णय करना। लेकिन उसका मास्टर कॉम्प्लेक्स, मुख्य प्रवृत्ति क्या है, यह समझना जरूरी है। सीधी बात यह है कि हर मामले में हमेशा अनकलर्ड, कीन एंड थ्रो ऑब्जर्वेशन, निष्पक्ष
तीक्ष्ण और संपूर्ण पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्यारीदा बोले, एक होपफुल साइन, आशाजनक लक्षण यह है कि हमेशा ऐसा सुनाई न देना नहीं रहता। पहले काफी कानों से सुनता था, आज 2 दिन से कान के अंदर भों भों की आवाज हो रही है। श्री ठाकुर जी बोले, वही इस बात का सबूत है कि अंदर कोई डैमेज, क्षति नहीं हुई है, और तू तो उनकी छोटी बातें भी सुन पा रहा है और मेरी बड़ी बातें भी सुन पा रहा है। प्यारीदा बोले, हाँ वह तो ठीक है। श्रीयुत चट्टोपाध्याय और कई अन्य लोग शाम के समय विदा हो गए। जय गुरु।